नमस्कार। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की, है ना। कोई भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई, यहाँ से प्रश्न आना तय है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ। सोवियत जो संघ है यह मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल होता है। तो यह शामिल होता है वर्ष 1941 में। कब होता है? वर्ष 1941 में। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि उस दौरान विभिन्न यूरोपीय देश क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए विभिन्न गुटों का निर्माण करते हैं। जैसे मित्र राष्ट्र, है ना, धुरी राष्ट्रों का समूह, ऐसा करते हैं। तो मित्र राष्ट्रों का समूह का निर्माण कौन करता है? यह करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है मित्र राष्ट्रों के समूह का निर्माण करते हैं। बाद में 1941 में इसमें यूएसएसआर और अमेरिका, है ना, यानी कि रूस और अमेरिका इसमें शामिल हो जाते हैं। कब शामिल हो जाते हैं? वर्ष 1941 में। देखिए, मित्र राष्ट्रों ने 1942 में, 1941 में तो इसमें शामिल होते हैं। 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। मित्र राष्ट्र ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और स्वयं को संयुक्त राष्ट्र का दर्जा देते हैं। स्वयं को संयुक्त राष्ट्र का दर्जा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब होता है? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 में। कहाँ होता है? यह होता है आपका ऑस्ट्रिया में। कौन से देश में? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के कौन से शहर में? ऑस्ट्रिया का एक शहर होता है ब्रौना। ऑस्ट्रिया का शहर होता है ब्रौना। ठीक है, वहाँ पे एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। हिटलर क्या होते हैं? हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की तरफ से लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? जर्मनी। एडोल्फ हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की तरफ से लड़ते हैं। परंतु क्या होता है कि जर्मनी की जो विराम संधि हो जाती है उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है ना। ये चीज़ याद रखें। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध आत्मकथा लिखते हैं। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है बताइए? उनकी आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, है ना, मीन कैंप। ठीक है, उनकी एक पार्टी भी थी जिसके बोलते हैं नास्ती पार्टी, है ना। ये चीज़ याद रखें। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है। कौन सा जैन साहित्य नहीं है बताइए भाई साहब, कौन सा जैन साहित्य नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर देखिए, इसमें परिशिष्ट वर्ग पर्वन ये भी है। ये दिव्यावान नहीं है। दिव्यावान एक क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। दिव्यावान कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बौद्ध साहित्य में जैसे काफ़ी सारे साहित्य हो जाएंगे बौद्ध साहित्य में। ये आपका दिव्यावान हो जाएगा और एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, दीघ्घ निकाय, ये सब आपके बौद्ध साहित्य में आ जाएंगे। ये जो परिशिष्ट वर्मन और कल्पसूत्र और भगवती सूत्र है, ये आपके टोटल कितने, ये कौन से साहित्य हैं? ये जैन साहित्य हैं। कौन से साहित्य हैं? जैन साहित्य हैं। अगला देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है। तो इसमें से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है बताइए? तो देखिए, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है बताइए? मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बेलन घाटी, चिरांद, कोल्डीवा, ये सारे नवपाषाण कालीन स्थल है। ये सारे नवपाषाण कालीन स्थल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? बेलन घाटी तो यूपी में पड़ता है। कोल्डीवा कहाँ पड़ता है? कोल्डीवा आपके प्रयागराज में पड़ता है। चिरांद बताइए कहाँ पड़ता है? चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए, वेदांग एवं अर्थ निहित प्रयोजन, वेदांत एवं अर्थ निहित प्रयोजन, तो इसको मिलाना है। चलिए मिलाने का प्रयास करिए। तो निरुक्त क्या है? निरुक्त एक भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? निरुक्त भाषा विज्ञान है। कल्प क्या है? कल्प आपका कर्मकांड है। आपका कर्मकांड है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक उच्चारण विधि हो जाएगा और ज्योतिषी आपका भाग्यफल हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4, डी का 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ज़्यादा आंसर हो रहा है। ठीक है, एक्यूरेट। चलिए, समझ में आई ये चीज़? आगे देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो इसका आंसर तो जो है हमें लग रहा है निर्याकस, ये भी होगा और अनेस्रिकेटस, ये दोनों आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों है। देखते हैं ऑप्शन को, क्वेश्चन कैसा है। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एम 2 दोनों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुक्रम में बताइए, क्रमानुक्रम में सजाइए। तो सजाने का प्रयास करिए। इसमें से कौन सा कब आए थे बताइए। सबसे पहले आया था फायान। सबसे पहले कौन आया था? फायान आया था। दूसरे बाद उसके बाद सुंगयुंग आया था। सुंगयुंग। फायान कब आया था? 399 के आसपास में आया था, है ना, 399। सुंगयुंग कब आया था? सुंगयुंग आपका 514 515 के दौरान आया था। 514 515 के दौरान। फिर इसके बाद ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग कब आता है? ह्वेनसांग आता है आपका 602 के आसपास। फिर इत्सिंग। इत्सिंग कब आता है? इत्सिंग आता है आपका 671 के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे फायन किसके शासनकाल में आया था? फायन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर ह्वेनसांग पूछे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने एक इसकी रचना है यू की सी यू की इसकी रचना है। ठीक है। और इत्सिंग जो आया था, इत्सिंग भी इंपॉर्टेंट है। इत्सिंग जो आया था ना, यह आपका 7वीं सदी यानी 671 से लेके 695 के आसपास में आया था। इसने जो है एक मतलब विवरण में इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तहकीकाक ए हिंद की रचना कौन करता है? तहकीकाक ए हिंद के लेखक कौन है बताइए। तो तहकीकाक ए हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। कौन हो जाएंगे? अल बरूनी। ठीक है। तहकीकाक ए हिंद के लेखक हो जाएंगे अल बरूनी। अल बरूनी जो है 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ में भारत आता है। किसके साथ में आता है? महमूद गजनवी के साथ में यह भारत आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए। तो सल्तनत काल का जिसे संस्थापक उसको बोलेंगे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं, बट वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश कब से कब तक था? ये आपका था 1211 से लेके 1236 के आसपास। 1211 से 1236 के आसपास में होता है। इसने क्या किया था ना, सर्वप्रथम लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। अगला कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित करिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित करिए। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। रामानुजाचार्य आपका विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। गुरु नानक किससे संबंधित है? गुरु नानक आपका एकेश्वरवाद से संबंधित है। और माधवाचार्य आपका द्वैतवाद से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि मराठा शक्ति के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? मराठा शक्ति के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति, भाषा, धर्म एवं आधारित एकता, एकदम सही है। राजनीतिक जागृति, ये भी सही है। भौगोलिक सुरक्षा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। सारे ऑप्शन एकदम सही हैं, है ना। अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा है ना। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए, एकता को मुक्ति बोलते थे, हाँ। सिक्ख का सिक्केदार होता था, गांव के मुकद्दम होते, ये सब सही है। परगना के चौधरी नहीं बोलते थे। परगना के क्या बोलते थे? आमिल। परगना के हेड को क्या बोलते थे? आमिल बोलते थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। चलिए फिर से, कौन से स्वतंत्र राज्य हैं उनके संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए फटाफट। बंगाल के कौन हो जाएंगे संस्थापक? बंगाल के मतलब उनके राज्य संस्थापक कौन थे? तो बंगाल के हो जाएंगे आपके मुर्शिद कुली खां। बंगाल के कौन हो जाएंगे? बंगाल के हो जाएंगे मुर्शिद कुली खां। अवध के कौन हो जाएंगे? अवध के हो जाएंगे सादत खां। हैदराबाद के हो जाएंगे चिन किलिच खां। हैदराबाद के हो जाएंगे। केरल के कौन हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे मार्तंड वर्मा केरल के हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
ठीक है, कुछ याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा है? देखिए हैदराबाद को जो आप सोच रहे हैं ये चिनकिलिज खां क्या है, तो ये चिनकिलिज खां वही थे, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह किसने कहा था बताइए? यह कथन किसका है? यह कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई, तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई जाती है 1849 में। कहाँ पे? कोलकाता से रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज, रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज रेल लाइन बिछाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि सब 1849 में ये रेल लाइन बिछाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले रेलगाड़ी चली कब थी और कहाँ से चली थी, तो ये चली थी 1853 में, 1853 में चली थी। बम्बई के कहाँ से चली थी? बम्बई से थाने तक, है ना, बॉम्बे से थाने तक पहली रेल लाइन, मतलब पहले रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, बम्बई से रेलगाड़ी मतलब यहाँ तक चली थी। चलिए आगे देखते हैं। एक कथन और है, बहुत बढ़िया कथन है ये तो। मान लीजिए भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ये तो बाल गंगाधर ने कहा था। एक और कथन बहुत बढ़िया है, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि भारतीय रेलवे के बारे में उन्होंने कहा था, क्या किन्होंने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो, अगर वहाँ पे तकनीकी पहुँचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से कोई रोक नहीं सकेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का नारा किसने दिया था बताइए? तो यह आपके दिए थे मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह 1857 के विद्रोह के समय मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था तथा फतवा भी जारी किया था। क्या किया था? फतवा भी जारी किया था, फतवा। ठीक है, फतवा जारी किया था। मौलवी अहमदुल्लाह ये कहाँ से थे, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो अहमदुल्लाह ये मतलब कहाँ से थे? ये आपको जो है वहाँ से थे ना, फैजाबाद, फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, फैजाबाद, फैजाबाद। तो उस समय फैजाबाद की कौन था, मतलब अंग्रेजी सेना कौन था? वो थे ना, वो सेना था कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग नेतृत्व करता थे। तो ये तो मान लीजिए फैजाबाद के थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ के दिल्ली के कौन थे, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, तो वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां। और अगर आपसे पूछे कि बिहार से कौन कर रहे थे, बिहार से, तो बिहार से आपके कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। अगर आपसे पूछ ले कानपुर से कौन कर रहे थे, कानपुर से, तो कानपुर से बता देंगे नाना साहब एवं तात्या टोपे, नाना साहब एवं तात्या टोपे। अगर आपसे पूछ ले बरेली से कौन कर रहा था नेतृत्व, बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था खान बहादुर खान, खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। अगर आपसे पूछ ले इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे, इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। अगर आपसे पूछ ले झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लक्ष्मीबाई कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लक्ष्मीबाई कर रहे थे। अगर आपसे पूछ ले लखनऊ से कौन कर रहे थे, लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति उनके नेतृत्वकर्ता के नाम हो गए, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार कहिए तो फिर से बता दूं, देखिए फटाफट बताइए। दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां। अगर आपसे पूछ ले बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे, बिहार से वीर कुंवर सिंह। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खां। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे, इलाहाबाद से यानी जो अभी प्रयागराज है, तो लियाकत अली। ठीक है, झांसी से कौन नेतृत्व कर रहे थे, झांसी से, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर से कौन नेतृत्व किया था, ये बताइए। जम्मू कश्मीर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति का, तो किए थे कौन? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। ये बहुत बुक में नहीं मिलेगा इसका आंसर कि जम्मू कश्मीर से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये बहुत बुक में है, ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार, अच्छा जी, स्वयं को कृष्ण का अवतार और एक और पैगंबर घोषित किया था, एक और पैगंबर घोषित किया था, किसने किया था बताइए? तो ये आपके करते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद,
मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर इन्होंने घोषित किया था, एक और पैगंबर स्वयं को घोषित किया था। ठीक है, देखिए जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं ये आपके अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व करते हैं ना, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, बताइए इसका आंसर। महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा मतलब काफ़ी सारे चीज़ उन्होंने किए थे, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज के लिए उन्होंने काफ़ी सारे ब्रिगेड की स्थापना करते हैं, जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, इन सब को करते हैं। ये जो रानी झांसी रेजिमेंट था इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था वो लक्ष्मी स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, आपसे पूछ लिया कि सुभाष चंद्र बोस का बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या था? बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। उनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये भी नारा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि आज़ाद हिंद फौज की मतलब उन्होंने स्थापना भी की थी ना, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो कब करते हैं, ये बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो करते हैं 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कहाँ पे करते हैं? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे करते हैं? पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसके कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद, है ना। देखिए क्रिप्स मिशन क्या है? तो क्रिप्स मिशन जो है 30 मार्च, क्रिप्स मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिप्स मिशन जो है 30 मार्च तो होता 11 मार्च 1942 को किसने घोषणा की थी क्रिप्स मिशन की? तो घोषणा की थी चर्चिल ने। किसने घोषणा की थी? चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, जो कि भारत में कब पहुंचता है? भारत में पहुंचता है 23 मार्च को। भारत में पहुंचता है 23 मार्च 1942 को। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। काफ़ी सारी रिपोर्ट थी, जैसे उसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना। युद्ध के बाद एक संविधान का मतलब संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण किया जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये क्रिप्स मिशन याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। क्रिप्स मिशन लाया कौन था? चर्चिल लाया था 11 मार्च 1942 को। भारत में कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। निम्नलिखित में से कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा? राजद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा? ये ऑप्शन बताइए। तो ये पुकारा था लॉर्ड डफरिन ने। देखिए कांग्रेस की स्थापना कब होती है? मोटे मोटे आप समझिए एक एग्जाम्पल। कांग्रेस की जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होता है। कहाँ पे होता है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। ठीक है, उसमें पहले कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो उसके काफ़ी सारे अधिवेशन में मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे ये याद रखिए कि राजद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा? तो आपका पुकारे थे लॉर्ड डफरिन ने। देखिए कांग्रेस को और भी चीज़ें कहकर बहुत लोगों ने पुकारा है, जैसे एक उन्होंने कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। राजद्रोहियों की संस्था का किसने पुकारा? लॉर्ड डफरिन ने पुकारा। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरी इच्छा है कि मैं मेरी भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा यही है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? ये कहा था कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो सम्मेलन है वे 3 दिन का मेला है, 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वे 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मेढक की तरह यह टर्राएं तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। और डफरिन तो बता दिया कि राजद्रोहियों की संस्था का
उल्लेख कर। डफरिन ने एक चीज़ और कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस जो है यह अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। कांग्रेस के संबंध में एक बहुत प्रमुख वो होता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है ये लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक, कौन सी उनकी पुस्तक थी, यंग इंडिया, उसमें उल्लेख किया है। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार 1946, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके 24 अगस्त 1946 को नेहरू को जो है अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया गया। किसने दिया था, लॉर्ड वेवेल ने। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को नेहरू को निमंत्रण दिया जाता है। फिर नेहरू ने क्या करते हैं, नेहरू करते हैं 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। और 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का जो है 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद का शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। देखिए अंतरिम जो मंत्रिमंडल था, ये अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था ना अंतरिम सरकार के द्वारा, इसमें जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अंतरिम मंडल में काफ़ी सारे मतलब जैसे मंत्री बनते हैं, तो इसमें जैसे अगर आपसे पूछ ले कि श्रम मंत्री कौन बने थे, तो श्रम मंत्री बने थे जगजीवन राम। अगर आपसे पूछे खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। रक्षा मंत्री कौन बने थे, बलदेव सिंह बने थे, है ना। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे। अगर आपसे पूछ रहे शिक्षा एवं कला मंत्री कौन बने थे, शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे आपके राजगोपालाचारी। और गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे, तो बने थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, इसका आंसर बताइए। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति होते हैं। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है इनको, तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा में जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं वे प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा का कितने कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसमें जोड़ी जाती है 11वीं अनुसूची। कौन सी सूची जोड़ी जाती है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ना, राज्य नहीं राज, पंचायती राज शब्द का अभिप्राय होता है। इसका अभिप्राय क्या होता है, इससे मतलब यह किस संबंधित आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यानी इसमें क्या होता है कि ग्रामीण के विकास का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, तो जो ये पंचायती राज है, तो इसका यह किस अनुच्छेद में, आपका अनुच्छेद 40 में होता है, अनुच्छेद 40 में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि इसमें अनुच्छेद 243 से और 243 के ओ तक। ठीक है, जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज की शक्ति जिम्मेदारी शामिल है। इसमें जो है अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है। ठीक है, तो यह किस भाग में आता है, यह भाग आता है भाग 4 में आता है। भाग 4 में यह अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है ना, तो इसमें 49 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है ना। अनुच्छेद 39 का एक क्या करता है, तो 39 का एक आपका जो है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के आदेश पर किनके परामर्श के बाद जारी करता है। तो आपका जारी करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो कि 222 अनुच्छेद में होता है ना, 222 अनुच्छेद में इनको जो है मतलब अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला है 79 सरला। सरला आप नाम सुने होंगे, है ना। सरला एक मतलब ट्रिक है। सरला, सरला। तो स से संसद हो गया, यह 79 में एकदम सही है। ठीक है। र से राज्यसभा होता है और ल से लोकसभा होता है। तो सरला स मतलब यह 79 में है, संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 93 में जो है क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष है। एक बात एकदम सही है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते नहीं है। अनुच्छेद 93 में क्या है? अनुच्छेद 99 है, उसमें राष्ट्रपति मतलब उसमें जो है वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अनुच्छेद जो 99 में है यह जो है सदस्यों के शपथ ग्रहण करने से है। शपथ ग्रहण करने से, ना कि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से है। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कुछ अनुच्छेद हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका प्रश्न पूछते हैं। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की चीज़ें हो जाती हैं। देखिए पहला प्रश्न आ जाता है, पहले एक आता है अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन सॉरी फॉर दैट। संसद का गठन अनुच्छेद 80 में क्या है? 80 में है राज्यसभा का गठन। ठीक है। अनुच्छेद 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में है आपका प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन, है ना। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। अनुच्छेद एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है 98, मान लीजिए 98 पूछ लिया, तो अनुच्छेद 98 में क्या है? 98 में आपका संसद सचिवालय। अनुच्छेद 110 में क्या है? 110 पूछे तो 110 में आपका धन विधेयक। ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट है। 12 में क्या है? बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण उसका नाम है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध, तो निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध होता है ये आपका होता है भाग 15 में। किसमें होता है? भाग 15 में होता है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक, 329 के ए तक। ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के मध्य से जोड़ा गया था? तो यह आपका जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि इसमें राष्ट्रपति जो है केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछ रहा है तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। असत्य है, कौन सा असत्य है बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। हाँ ये बात तो एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ ये भी बात सही है। कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं, बगैर मताधिकार के भी ये क्या कर सकते हैं? ये उच्च न्यायालय में मतलब उच्चतम न्यायालय वहाँ पे बैठ सकते हैं, है ना। दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य यही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत के महान न्यायवादी के बारे में पूछ रहा है, तो आपसे पूछेगा कि भारत के महान न्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन से भाग में? भाग 5 में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ मिलती है बताइए इसका आंसर। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ मिलती है? तो आपका मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अत्यधिक विविधता मिलती है। देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया टर्म है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये पृथ्वी पर जैव विविधता का सबसे बड़ा एक समृद्धि क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश होती है और तापमान भी स्थिर रहता है। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आपके बांस हो गया, है ना, बांस हो गया, और मेमल हो गया, मेपल क्या बोलते हैं उसको, मेपल, एल्म, इस प्रकार के काफ़ी सारे मतलब पाए जाते हैं। सवाना एक प्रकार का घास का मैदान है जो दूर दूर तक मतलब पेड़ों का फैला रहता है। सवाना पाया कहाँ जाता है? सवाना आपका पाया जाता है अफ्रीका में पाया जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है बताइए गोंड जनजाति? तो यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है?
मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए गोंड जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार मतलब इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या लगभग 43 लाख के आसपास में है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई साहब, इसको बताइए फटाफट। देखिए श्रीनगर जो है ये झेलम नदी किनारे है, एकदम सही है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे, ये भी सही है। लुधियाना आपका सतलज नदी किनारे है, ये भी सही है। बरेली सरयू नदी किनारे नहीं है, बरेली आपका रामगंगा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? रामगंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? तो वर्षा होने का कारण क्या है? इसका वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो भूमध्य सागर की कुंजी आपका जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। जिब्राल्टर। ठीक है। जो है यह क्या है कि भूमध्य सागर का एकमात्र द्वार है, इसलिए इसे जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो है यह किस पर्वतमाला में स्थित है? यह किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह आपका स्थित है कहाँ पे स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में है। कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला में है। देखिए दक्षिण अमेरिका की जो चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो है यह आपका एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। यहाँ पे वनों को मोन्टाना टाइप का बोलते हैं ना, मोन्टाना बोलते हैं। एंडीज जो पर्वतमाला है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है यहाँ पे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 7200 किलोमीटर। यहाँ पे जो है तांबा, चांदी, सोना इत्यादि आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। अगला मिलान करिए, चलिए इसका सूचीवन का सिचुएटिव सो मिलान करिए। ओडिशा और नहीं राज्य है और खनिज उत्पादक क्षेत्र है। इसका मिलान करके बताइए कौन सा हो जाएगा। अपने से ट्राई करिए, एक बार अपने से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उड़ीसा में क्या पाया जाता है बताइए फटाफट, सोचिए। उड़ीसा में क्या पाया जाता है? उड़ीसा में कोरापुट। कर्नाटक में क्या पाया जाता है? कर्नाटक में आपका वेल्लारी, कर्नाटक में वेल्लारी। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, गुजरात कच्छ की खाड़ी। आंध्र प्रदेश अनंतपुर। तो देखिए भारत में जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या जाता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए भाई साहब, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि ला नीना भारतीय मानसून को कमज़ोर बनाती है। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात तो सही है। एल नीनो भारत का मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति को उत्पन्न करता है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं? तो कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं बताइए। देखिए मौद्रिक नीति का संचालन करना ये तो है, विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में ये भी है, मुद्रा का निर्गमन करना ये भी है, राजकोषीय नीति का संचालन करना। राजकोषीय नीति का संचालन करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, यानी इसका आंसर नंबर डी यही सोचो। देखिए जो राजकोषीय नीति है इसका संचालन मतलब कि क्या होता है कि इसका संचालन जो है सरकार, जैसे लोक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सब के माध्यम में ये सब चीज़ों से ये सब होता है। ठीक है। राजकोषीय नीति जो है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक, जैसे जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, आय और संपत्ति में असमानता को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, ब्याज दरों का नियंत्रण करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ ले, आरबीआई जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है बताइए। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 किसकी उसके सिफारिश पे? तो एक सिफारिश होती है, यंग हिल्टन कमेटी बनती है ना, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन कमीशन, उसी के माध्यम से इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। और 1949 ईस्वी में आरबीआई का क्या किया गया था? आरबीआई किया गया था राष्ट्रीयकरण। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। कहाँ पे मुख्यालय है? इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तेजी से एकीकरण। तो तेजी से एकीकरण को किसको जाना जाता है? वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण दुनिया भर में जैसे लोगों को, कंपनियों को, देशों को बीच में एकीकरण करने की एक बातचीत की एक प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, उसको बोलते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो इसमें कौन सा करता है बताइए फटाफट। इसमें करता है फिलिप्स वक्र क्या होता है? बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच उल्टा संबंध को दर्शाता है। ठीक है। एक
होता है लाफेर वक्र। ये जो लाफेर वक्र होता है यह क्या करता है, इसके बारे में बताइए। लाफेर जो वक्र होता है ना, ये आपको किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि कोई एक दर है उसको एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जाती है तो उससे क्या होता है कि उस कर से राजस्व में क्या होता है, कमी आने लगता है। ठीक है। और लारेंज जो वक्र होता है यह आपका आय की विषमता को बताता है, आय की विषमता को, यानी मुख्यतः आर्थिक विषमता को यह नापता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। देखिए काफ़ी सारे मुख्यालय उनको मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का तो आप बता देंगे पेरिस में है। अगर आपसे पूछे यूनिसेफ, पूछ तो सकता है ना, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, याद है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछ ले खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका मुख्यालय है रोम में। कहाँ पे मुख्यालय है? रोम में। आपसे पूछे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, आपका है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बता दीजिए वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। अगर आपसे पूछ ले विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में। जिनेवा में। और किसका मुख्यालय है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम है। तो प्राप्तियों का अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसमें जो है उधार एवं अन्य देयताएं हाँ, आयकर हाँ, GST हाँ, निगम कर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, 30 आदमी हैं और एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट पाएंगे, बताइए, आंसर बताइए। तो इसमें आप फार्मूला पढ़े हैं वो MDH मसाला वाला, MDH मसाला पढ़े हैं। M1D1 बराबर होता है M2D2, M1D1 बराबर होता है M2D2। तो 30 आदमी है, यहाँ पे 30 रख लेंगे। कितने दिनों में काट सकते हैं, कितने दिनों में काट सकते हैं, 7 दिनों में। इक्वल टू, तो 21 आदमी कितने दिनों में, यहाँ पे D2 हो जाएगा। ये 21 यहाँ से कट के यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 धाम 30, कितना आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन करा है कि एक घनाभ का आयतन इतना है, घनाभ का आयतन है इतना, तो जिसकी बीमारी इतनी है 15 मीटर, 22 मीटर, 5 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। लंबाई कितना है 15 गुणित 22, 15 गुणित 22 गुणित 5, तो इसका कितना होगा 22 पंचे 22 40 22 66 22 88 22 110, ठीक है, इंटू 15, तो 15 शून्य शून्य और 11 पचे 55 165, 1650। तो 1650 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। कह रहा है 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच में मध्यानुपात का अंतर ज्ञात करिए। इसमें मध्यानुपात का अंतर ज्ञात करना है 9 और 16 यानी मीडियन। तो अंडर रूट AB होता है उसका फार्मूला, है ना, अंडर रूट AB। तो इसमें 9 × 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर 3 और 4 आ जाएगा। 4 3 12 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ 4 और 9 का क्या हो जाएगा, 4 और 9 का अंडर रूट अगर कर लेंगे, 1 मिनट, 4 और 9 का कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ 12 आया है, यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे 6 आया है, तो 12 और 6 में माइनस कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है 2,25,000। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि करना कर दी। तो वृद्धि करना कर देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर कितनी वृद्धि हो रही है, तो इसमें कितनी वृद्धि, इसका माइनस कर लीजिए। इसमें अगर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मतलब 2% आएगा। कितना आएगा, वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि 2% हो रहा है, 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी होती है 1/50। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2,25,000 इंटू कितना वृद्धि हो रहा है 2%, 50 से कितना वृद्धि हो रहा है 51, तो 51/50 इंटू 51/50, इतनी वृद्धि दर है। और जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है ना, तो इसमें से ये टोटल ये जो निकालेंगे इसमें से भी आपका 2,25,000 आप माइनस कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। नई बात समझ में आई, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2% आएगा। 2% कितना होता है 1/50 होता है, तो वृद्धि हो रही है, तो 2,25,000 इंटू कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ाना है, 50 51 हो रहा है, तो यानी 51/100, 51/10 इंटू 51/10, 2 बार करना है, 2 साल हो रहा है ना। अब इसमें से भी 2,25,000 घटा देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए रब पेन से, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ खुद से। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 9,090। तो 9,090 किस ऑप्शन में है, 9,090 किस ऑप्शन में है, इसमें है। ठीक है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है ये बताइए। लड़के ने कहा,
लड़की बोली, लड़कों ने कहा, लड़की ने कहा, ये बात होगा, लड़की ने कहा, ठीक है। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऊहापोह। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऊहापोह मतलब असमंजस, असमंजस यानी दुविधा में होना, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज गिवन द अंडरलाइन इन फॉलोइंग क्वेश्चन। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू बी डिफ़िकल्ट, टू बी डिफ़िकल्ट होगा। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या हो रहा है? आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, आई एम गोइंग, तो इसमें ऑलरेडी नहीं होगा, रियली नहीं होगा, ये सब नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो जो महिला है, ठीक है, यह व्यक्ति से, ठीक है, पर्सन से किस प्रकार संबंध है? कह रहा है कि आपकी माँ यानी महिला की माँ, यहाँ माँ हो जाएगा, आपकी माँ के पति, इनके पति हो जाएंगे, ठीक है, पति की बहन, यहाँ बहन हो जाएंगी, तो वह किससे हो जाएगा? तो यह आपका, यह किससे संबंधित है? तो इनकी माँ, तो इनकी हो जाएंगी चाची, चाची जी क्या हो जाएंगी? चाची हो जाएंगी, यानी कि इनकी क्या हो जाएंगी? ममेरी बहन हो जाएंगी, है ना, ममेरी बहन, इज राइट आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्या कह रहा है कि मानिक जो है उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला। उत्तर किधर है बताइए? उत्तर 40 चला, फिर वह बाएं मुड़ा ये उसको, बाएं इधर मुड़ेगा, ठीक है, बाएं मुड़ा, कितना चला? 20 चला, फिर वह बाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, कितना चला? 40 चला, ओके। तो प्राथमिक स्थान से वह कितनी दूर में होगा, किस दिशा में होगा? तो 20 मीटर ही होगा, और यहाँ से इधर गया है तो किधर गया? पूरा पश्चिम साइड गया है, पश्चिम की दिशा की ओर 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट किससे संबंधित है? बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उस तरह सीट जो है आपका रिक्त से संबंधित है, रिक्त से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या त्यौहार है? फूलदेई किस राज्य का उत्सव एवं त्यौहार है? तो फूलदेई आपका है उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं, जैसे चापचारकोट आपका मिजोरम मनाया जाता है, बोनालू बथुकम्बा आपका तेलंगाना मनाया जाता है। किस तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? किस तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 7 निश्चय क्यों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है इसको बताना है आपको। कौन शामिल नहीं है? हर खेत पानी ये शामिल है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये शामिल नहीं है, सुलभ संपर्कता ये है, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव ये सहित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। मुजफ्फरपुर बम कांड घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, एकदम सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी बात सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, ये भी बात सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई, एकदम गलत, एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? इसको आपको बताना है। चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो एक इसके थे एफ जी स्लाई, ठीक है। देखिए गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सफल जो सत्याग्रह था वो आपका चंपारण ही था। कौन सा था? चंपारण ही था। इसमें जो है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती, इसे जो है चंपारण एग्रियन समिति का नाम दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई थे। कौन थे? एफ जी स्लाई थे, जबकि इसके सदस्य थे महात्मा गांधी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए चंपारण वहाँ पे लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ था 1916 के आसपास, उसमें अंबिका चरण मजूमदार हेड थे, तो रामप्रसाद राजकुमार शुक्ल यहाँ के बिहार से वहाँ पे गए थे, तो गांधी जी को निमंत्रण दिया था, बुलाए थे, तो वहाँ से फिर आके गांधी जी यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है बताइए भाई? कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा मात्रक है, किलोवाट नहीं है, किलोवाट नहीं। देखिए वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब किसके मात्रक हैं? ये आपके शक्ति के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? शक्ति की मात्रा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य कौन सी राशि है बताइए? कार्य कौन सी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एवं शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है? केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है? तो यह संवहन का उदाहरण। किसका उदाहरण है? संवहन का, ठीक है, संवहन का उदाहरण है। आगे देखते हैं। कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका मापन किया जाता है। किस में किया जाता है ओडोमीटर? तो ओडोमीटर आपका दूरी का है। किसका है? दूरी का है। अगर आपसे पूछ ले कि ओंडोमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ओंडोमीटर, ये तो ओडोमीटर है,
ओंटोमीटर आपसे पूछ ले क्या बताएंगे, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति मापने का यंत्र है। आपसे पूछे एनीमोमीटर, एनीमोमीटर आपसे पूछ ले तो बहते हुए वायु की गति को मापने का यंत्र है। बहते हुए वायु की गति तथा शक्ति मापने का मंत्र है। आपसे पूछ ले बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या बताएंगे, तो यह आपका ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने का यंत्र है। ओके, कह रहा है एक कुली 13 kg सामान को, एक कुली 13 kg सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पे रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इस कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है यम जी एच। तो इसमें यम क्या है 13 है, जी क्या है, जी आपका यहाँ पे दिया है ना 10, और एच क्या है कितना है 1.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 13 था 110 और 13 15 1950 आ रहा है। अच्छा दशमलव भी है था तो 195, तो 195 जूल हो जाएगा, 195 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह के नज़दीक जो दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हों, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी क्षण उनका वेग समान हो, किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है। ठीक है, भार बराबर मैं आपको बता दिया ना, भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण mg, है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, जल का घनत्व जो होता है वह किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, इसका आंसर बताइए। तो जो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट की सेल्सियस, बताइए फटाफट, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है फोटोस्टेट मशीन को निम्नलिखित में से किस तकनीक की कार्य करती है। जो फोटोस्टेट मशीन है वह किस तकनीक पर कार्य करती है, वह किस तकनीकी पर कार्य करती है, तो वह कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। इस तकनीक को क्या बोलते हैं, इस तकनीक को बोलते हैं जेरोग्राफी। लोग कहते हैं भैया जेरोक्स कराई ला, जेरोग्राफी बोलते हैं, है ना। इस तकनीक को क्या बोलते हैं, इस तकनीक को बोलते हैं जेरोग्राफी। अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है बताइए फटाफट, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम आयन है, एक द्विआवेशित हीलियम आयन है। ठीक है, जबकि गामा कण क्या होता है, गामा कण एक उदासीन कण होता है। जो गामा कण होता है एक उदासीन कण होता है, एक उदासीन कण होता है। ठीक है, देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अल्फा कण तो आपको बता देंगे द्विआवेशित हीलियम आयन है। पूछता है कि क्रम, जैसे वेधन क्षमता का क्रम पूछ लिया, वेधन क्षमता, वेधन क्षमता का क्रम पूछता है अल्फा बीटा गामा में, तो सबसे ज़्यादा किसमें वेधन क्षमता होती है, गामा में होती है। उसके बाद किसमें होती है, उसके बाद होती है बीटा में, उसके बाद किसमें होती है, उसके बाद होती है अल्फा में। अगर आपसे पूछ ले आयनन क्षमता, आयनन क्षमता, आयनन क्षमता, तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, आयनन क्षमता सबसे होती है ज़्यादा होती है अल्फा में। ठीक है, अल्फा के बाद किसमें होती है, बीटा में होती है, बीटा के बाद किसमें होती है, गामा में होती है। अगर आपसे पूछ ले गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गतिज ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा होता है गामा में, इसके बाद बीटा में, इसके बाद अल्फा में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी वेधन क्षमता और गतिज ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों में गामा ज़्यादा होगा, अल्फा सबसे कम होगा। और आयनन क्षमता का अगर पूछे तो इसमें अल्फा ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। कह रहा है नाभिक में अधिक बंध ऊर्जा, नाभिक में अधिक बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह नाभिक होने पर आपका यह स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थायी होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, किसमें चांदी नहीं है बताइए, किसमें चांदी नहीं है, किसमें चांदी नहीं है, किसमें चांदी नहीं है, शंख बज रहा है बैकग्राउंड में, किसमें चांदी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर होता है ना, ये आपका कापर और निकेल का मिश्र धातु होता है, कापर और निकेल का मिश्र धातु होता है। जो हार्न सिल्वर होता है, ये हार्न सिल्वर का अगर आपसे पूछ ले रासायनिक सूत्र क्या होता है, हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र है AgCl, AgCl। ठीक है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है AgNO3, AgNO3। ठीक है, बाकी मणिक सिल्वर, मरकरी यहाँ बोलते हैं इसको, मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं उसको मरकरी को क्विक सिल्वर बोलते हैं ना, मरकरी को क्विक सिल्वर बोलते हैं। मरकरी की परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है बताइए। तो सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है आपका चतुष्फलकी होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकी होता है, चतुष्फलकी होता है। ठीक है, चतुष्फलकी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, आपका संबंधित है एल्कीन से। किससे संबंधित है, एल्कीन से, एल्कीन्स से संबंधित है, एल्कीन्स से संबंधित है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हो जाएगा, एकदम सही है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है ना, यह पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के बने होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, परजीवी पोषण युक्ति कौन दर्शाता है, तो आपका दर्शाता है ककसुटा, ककसुटा बोलते हैं जिसको अमरबेल, ककसुटा अमरबेल, ककसुटा अमरबेल जो होता है यह परजीवी पोषण युक्ति पौधे को दर्शाता है। यह एक मतलब ककसुटा क्या होता है, अमरबेल जिसको लता बोलते हैं ना, लता, ये क्या होता है, ये आपका जो है मतलब कि एक कोष की टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कहलाती है, अर्ध
जल जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। परासरण होता है, ठीक है। विसरण, अगला आपसे पूछ ले विसरण का नियम किसने दिया था? तो विसरण का नियम दिया था ग्राहम ने, ग्राहम ने, है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बताइए फटाफट। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन मैं पूछ रहा हूँ। प्रोटीन का पाचन कहीं कहीं मुख्य भी दिया होता है ना, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोटीन का पाचन पूछ रहा हूँ। तो प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है। अमाशय की दीवार पे जो जठर ग्रंथियों से रस स्रावित होता है, उससे धीरे धीरे यह, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें यह Cl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो आपका पेप्सिनोजिन सक्रिय को पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार। कालाजार जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसमें एक ट्रिक है ना, पापा काम पेश होते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। ऐसा नहीं मारेंगे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ जीवाणु जनित रोग है? एकदम गलत। मैं बताऊँ, प्रोटोजोआ बता रहा है तो कैसे? प्रोटोजोआ से जीवाणु जनित रोग होता है। क्या जीवाणु जनित रोग होता है? टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, क्या बोलते हैं उसको? पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, उसको बोलते हैं प्रजाति उद्भव, प्रजाति उद्भव, प्रजाति उद्भव। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साइनो जो बैक्टीरिया होते हैं यह एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह क्या करते हैं? वह करते हैं दुर्लभ खनिजों की मृदा को शोषित नहीं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताइए फटाफट। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ये स्थित होती है गर्दन में या गला में? गर्दन में या गला में? कैसी ग्रंथि होती है? ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड क्या होता है? थायराइड जो होता है मतलब हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से WC में कौन सी सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? WC में, WBC बोल रहा हूँ, WBC में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या होता है, बताइए। इसका आंसर मैंने नहीं बताया क्या? कैसा हो गया मामला? अच्छा, इसका आंसर तो मैं भूल ही गया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी इकाई है? तो कौन सी अनुवांशिक इकाई है? जीन होगा, और क्या होगा? जीन होगा। DNA का एक खंड होता है जीन, ठीक है। DNA क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो कह रहा है WBC में कौन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? WBC में तो इसमें जो है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पाया जाता है नम एवं छायादार आवासों में, नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कायिक जनन द्वारा विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो यह की गई आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता 2025 की थीम क्या थी? वित्तीय साक्षरता 2025 की थीम, तो वित्तीय साक्षरता 2025 की थीम हो जाएगी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम, सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनम किससे संबंधित है, बताइए भाई। क्या संबंधित है? स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से, स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केंद्र से यह संबंधित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल खिताब कौन जीतता है भाई? तो यह जीतता है आपके जीतते हैं मेडिसन कीज। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है और US ओपन होता है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं तो इनको आप फटाफट याद करिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन इसमें पूछा, मैं 4 आपको बता रहा हूँ, नोट करिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, शॉर्टकट में समझिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, और इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, इसके बाद विंबलडन ओपन होता है, इसके बाद US ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीतता है कौन? जेनिक सीनर, ठीक है। महिला एकल खिताब कौन जीतती है? मेडिसन कीज, ठीक है। ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंच ओपन में, उसमें पुरुष एकल खिताब कौन जीतता है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। महिला खिताब कौन जीतती है? महिला खिताब जीतती है कोको गोफ, ठीक है, कोको गोफ। विंबलडन ओपन में मेल का खिताब कौन जीतता है? विंबलडन ओपन में जेनिक सीनर, और फीमेल कौन जीतती हैं? फीमेल जीतती हैं ईगा स्वेटेक, ठीक है, ईगा स्वेटेक। US ओपन होता है, उसमें मेल खिताब कौन जीतता है? उसमें मेल खिताब जीतता है कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और फीमेल में कौन जीतती है? फीमेल जीतती है आर्यना सबलेंका, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सीनर,
और महिला में मैडिसन कीज, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। और महिला में जो है कोको गॉफ, विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर, और महिला में ईगा स्विएटेक, और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज, और फीमेल में अरीना सबलंका। ये 2025 में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं। उनके आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिनमें से वह किस नाम से है? तो किस नाम से भाई साहब? वो नाम है हिंद सेना। हिंद सेना कब गठन करते हैं पार्टी का नाम? आपका गठन करते हैं 8 अप्रैल 2025। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों की मानदेय राशि 1650 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो आपका कर दिया गया है 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये, 3300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब आपका जीतता है कौन? बता दीजिए फटाफट। भारत। कौन जीतता है? भारत। भारत जीतता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसको हरा कर जीतता है? किसको हरा कर जीतता है? न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा कर जीतता है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है सचिन रविंद्र को दिया गया था। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? रोहित शर्मा। ठीक है, कौन बने थे? रोहित शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लॉन्च किया है? नेवा को लॉन्च किया है या अपनाया है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा। ठीक है। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर जो है रखा गया है विजय दुर्ग। क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। विजय दुर्ग। और काफ़ी सारी चीज़ें नाम चेंज हुई हैं, जैसे एक चेंज हुआ है सेंट जॉर्ज गेट का, उसका नाम कर दिया गया है शिवाजी द्वार। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो आपका कहाँ पे किया गया बताइए फटाफट। ये आपका किया गया है रियो डी जेनेरियो में। क्या? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। अगर आपसे पूछ ले कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। अगर आपसे पूछ ले कि क्या बोलते हैं उसको, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपका हुआ है वाशिंगटन डीसी में। अगला देखते हैं, कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? इसके आंसर बता दीजिए फटाफट। इसके हो जाएंगे अरुण शौरी। कौन हो जाएंगे? अरुण शौरी। अरुण शौरी। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा भाई? किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा बताइए फटाफट। आयकर अधिनियम 1961 को। आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है बता दीजिए। छत्तीसगढ़। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? 9वां का सदस्य कौन सा बना है? इसका बना है अल्जीरिया। कौन सा सदस्य बना है? अल्जीरिया। 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 हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? यह कहाँ किया है? मॉरिशस में। कहाँ पे किया है? मॉरिशस। मॉरिशस में किया है। ठीक है। मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुई। पोर्ट लुई। पोर्ट लुई हो जाएगी। ओके। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश बना है बताइए फटाफट। असम बना है। कौन बना है? असम। असम जो है स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम है ASS असम सैट। असम सैट। ठीक है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन बना है भारतीय सेना। भारतीय सेना की जय हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपका लगभग 125 फीट।
125 फीट, जिसको बोलेंगे 38.1 मीटर, 38.1 मीटर। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? ये आपके हैं बिमल पटेल, बिमल पटेल, बिमल पटेल। ठीक है। कुल कितने में बना है ये नया संसद भवन? 971 करोड़ की लागत लगी है, 971 करोड़ की लागत बनी है। कौन सी कंपनी बनाई है? HCP डिजाइन, मतलब इस कंपनी का मतलब डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। इसमें कुल लगभग 1272 लोग बैठ पाएंगे। ठीक है। और कितने सदन वगैरह हैं, जैसे लोकसभा की सदन कितना है? तो लोकसभा में जो है आपका 888 लोग बैठ पाएंगे, है ना। और राज्यसभा में जो है 384 सदनों के सदस्यों के बैठने की अरेंजमेंट किया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस संस्था के द्वारा एफेंटेसिया पर शोध किया गया है? एफेंटेसिया पर शोध किया गया है किसमें? तो आपका किया गया है ग्लासगो विश्वविद्यालय। ठीक है। एफेंटेसिया मतलब क्या होता है? एफेंटेसिया मतलब होता है कि ऐसी व्यक्ति, मतलब जिसमें जो है व्यक्ति क्या करता है कि अपने दिमाग में छवि की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है। छवि की कल्पना नहीं कर सकता, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।